नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो मेजर पेपर है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक आप बने रहिए क्लास के साथ। इस क्लास से आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एग्जाम में आपके लिए कुछ एक रैपिड रिवीजन का जो डोज है वो तैयार हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है, छोटा-सा सिलेबस है, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत लेंथी सिलेबस है। कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं, तो थ्योरीज़ आपको इसमें थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सेक्शन 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी कि लोक प्रशासन का मतलब हुआ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन करना और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति करना। यानी कि जो सरकार नीतियाँ बनाती है, तो उन नीतियों को वह एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म से या एक सिस्टम से क्या करती है, एग्ज़ीक्यूट करवाती है। और फिर वो जो सर्विस देती है गवर्नमेंट, यानी कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ होती है, सर्विस होती है, उनको बराबर डिलीवरी करते रहना, ये सारा किससे रिलेटेड होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इट वर्क्स विदिन अ लीगल फ्रेमवर्क एंड एम्स एट पब्लिक वेलफेयर एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, यानी कि यह कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है और जन कल्याण व कुशल शासन का इसका लक्ष्य होता है। यानी कि इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है या वर्किंग है, वो एक सिस्टमैटिक ढंग से इसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और इसका जो मेन मोटिव होता है, वो होता है पब्लिक वेलफेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नीतियों के क्रियान्वयन में और गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती है, उनकी डिलीवरी से रिलेटेड है। और साथ ही में इसका जो काम होता है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में होता है और इसका जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नैरो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है कि लोक प्रशासन के यदि हम संकीर्ण अर्थ की बात करें, यानी कि छोटा इसका मीन क्या होगा? छोटा मीन्स मतलब इसका दायरा जो कम करता है, तो उसको हम कैसे बताएँगे? In the narrow sense, public administration refers only to the executive activities of the government related to policy execution and routine administrative work. यानी इस संकीर्ण अर्थ में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों को दर्शाता है या देखता है, जो नीति क्रियान्वयन व नियमित प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई होती है। यानी कि अगर हम संकीर्ण या नेरो अर्थ में देखें, तो लोक प्रशासन का मतलब होता है कि एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना और साथ ही में डेली रूटीन के या रूटीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो परफॉर्म करना। वो सारे काम क्या होते हैं? वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक ओरिएंटेड एंड वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो लोक प्रशासन है, वो जनोन्मुख होता है और जन कल्याण के लिए कार्य करता है। इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर एज इट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड लॉ, यानी कि यह बहुविषयक है क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से और विधि आदि से ज्ञान ग्रहण करता है और उनसे वह घनिष्ठ संबंध रखता है। तो आप लोक प्रशासन की विशेषताओं में कह सकते हो, पब्लिक ओरिएंटेड है, पब्लिक वेलफेयर यानी कि जन कल्याण इसका उद्देश्य होता है, उसके लिए कार्य करता है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें, यानी कि इसके दायरे में क्या आते हैं? अभी हमने इसका जो संकीर्ण यानी कि नेरो अर्थ देखा, वो कहता है कि पॉलिसीज का एग्जीक्यूट करना और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर इसके हम दायरे की बात करें, इसका वाइड हम अगर मीनिंग देखें, तो इसमें क्या क्या आता है? प्रशासनिक सिद्धांत आते हैं, संगठन आता है, पूरा कार्मिक प्रशासन आता है, पूरा वित्तीय प्रशासन आता है, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण व उनका एग्जीक्यूशन इसके अंतर्गत आता है और साथ ही में विकास एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप देखा जाए तो बहुत ही विशाल है। नेक्स्ट है, व्हाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट, लोक प्रशासन की जरूरत क्यों है, यानी कि ये महत्वपूर्ण क्यों है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड पॉलिसीज, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑर्डर्स
ऑर्डर एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, यानी कि जो लोक प्रशासन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानूनों और नीतियों को लागू करता है, सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करता है, स्वास्थ्य बनाए रखता है सॉरी व्यवस्था बनाए रखते हैं और विकास व शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सरकार नीतियाँ बनाती है, तो अगर उस नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा, यानी उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वह डरा डस तहस-नहस हो जाएगा। तो इन नीतियों का प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने के लिए कानून और नीतियों का प्रॉपर लागू यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, सेवाएँ एकदम प्रॉपर वे में हो, व्यवस्था बनी रहे और विकास व शासन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसकी नीड होती है। व्हाट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नया लोक प्रशासन क्या है? एनपीए इसको बोलते हैं, नव लोक प्रशासन भी कहते हैं। ये क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फसाइजेज सोशल इक्विटी, वैल्यूज एंड रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि नया लोक प्रशासन है वो सामाजिक समानता, मूल्यों और उत्तरदायित्व पर जोर देता है। इट बिलीव्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्टिवली वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर, यानी कि यह प्रशासन को सामाजिक न्याय और जन कल्याण हेतु सक्रिय मानता है। यानी कि नया जो लोक प्रशासन का अप्रोच है वो ये कहता है कि जो सरकार है वो जन कल्याण हेतु कार्य करती है और इसका जो मेन काम है वो सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस इसको करना है। साथ ही में जो प्रशासन है वह अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिव नेचर में होकर क्या करे, काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनपी मैनेजमेंट, यानी कि नया लोक प्रबंधन क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकसेज ऑन एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स, यानी कि नया लोक प्रशासन प्रबंधन है वो दक्षता, प्रदर्शन और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। इट अप्लाइज प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यह लोक प्रशासन में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को क्या करता है, अपनाता है। यानी कि हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम ठीक होता है, पब्लिक सेक्टर में काम डुलमुल होता है, तो पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर की अप्रोच को क्या करे, अपने अंदर अप्लाई करें, उसके लिए जो अप्रोच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नया लोक प्रबंधन। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन यानी कि और निजी प्रशासन में क्या अंतर है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर अंडर लीगल अथॉरिटी, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड ऑपरेट्स विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो लोक प्रशासन है वो कानूनी अधिकारों या प्राधिकारों के अंतर्गत जन कल्याण के लिए कार्य करता है और थोड़ा कम लचीला होता है। वहीं निजी प्रशासन की बात करें तो लाभ के लिए काम करता है, यानी कि लाभोन्मुख होता है और साथ ही में अधिक लचीला होता है। तो ये दोनों में जनरली क्या है, डिफरेंस है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जो कि रिलेटेड है डिसिप्लिन एंड थ्योरीज से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड ए सोशल साइंस, लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डील्स विद सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शंस विच मैक्स इट ए सोशल साइंस, यानी कि लोक प्रशासन संगठनों में मानव व्यवहारों तथा सामाजिक और राजनीतिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एन आर्ट और ए साइंस, यानी कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट, यानी कि ये लोक प्रशासन है वो विज्ञान भी है और कला भी है। इट हैज प्रिंसिपल्स लाइक साइंस एंड रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लाइक आर्ट, यानी कि इसमें एक विज्ञान जैसे सिद्धांत है और साथ ही में कला की तरह कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है, इनके जो प्रिंसिपल्स है वो इसके साइंस एस्पेक्ट को बताते हैं और इसका जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ये करता है, यानी कि उन नीतियों को अप्लाई करने का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, वो इसके आर्ट के एस्पेक्ट को बताता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, यानी कि राजनीतिक प्रशासन द्वैत सिद्धांत क्या है? द थ्योरी सजेस्ट सेपरेशन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग बाय पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि राजनेताओं द्वारा नीति निर्माण और प्रशासकों द्वारा नीति क्रियान्वयन के बीच विभाजन होना चाहिए, इस तरीके का सुझाव ये देता है। यानी कि जो नीति निर्माण है वो पॉलिटिशियंस करे और उसका एग्जीक्यूशन है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स करे। इस तरीके के सिद्धांत को या इस तरीके की बात को समर्थन देने वाला सिद्धांत होता है राजनीति प्रशासन द्वैत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट emphasizes efficiency through साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन है सिद्धांत है वो कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन, मानकीकरण और कार्य विभाजन द्वारा दक्षता बढ़ाने पर जोर देता है।
नेक्स्ट है हू वाज हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल एक थिंकर थे, बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। हेनरी फ्योल वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हु गैव मैनेजमेंट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल एक प्रशासनिक चिंतक थे जिन्होंने प्रभावी संगठनात्मक प्रशासन हेतु प्रबंधन के कार्य और सिद्धांत दिए, यानी कि हेनरी फ्योल ने 14 जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो दिए थे। हेनरी फ्योल फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक थिंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, यानी मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही क्या है? अकॉर्डिंग टू वेबर, ब्यूरोक्रेसी इज एन आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन हायरार्की, रूल्स एंड रेशनल लीगल अथॉरिटी। वेबर के अनुसार नौकरशाही पदानुक्रम, नियमों और तर्क संगत कानूनी अधिकार पर आधारित एक आदर्श प्रशासनिक प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। शास्त्रीय नहीं है, ये प्रतिष्ठित होगा। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सिद्धांत की एक सीमा बताओ, यानी कि जो पुरानी क्लासिकल थ्योरी है उसकी क्या कोई लिमिटेशन है? द क्लासिकल थ्योरी इग्नोर्स ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स एंड फोकसेस मेनली ऑन स्ट्रक्चर, रूल्स एंड एफिशिएंसी। प्रतिष्ठित सिद्धांत मानव और सामाजिक तत्वों की उपेक्षा करता है तथा संरचना, नियमों और दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जो कि नया अप्रोच है वो मानव और सामाजिक तत्वों को भी क्या करता है, मेन फोकस में कंसिडर करता है। नेक्स्ट है नेम थ्री क्लासिकल थिंकर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के तीन प्रतिष्ठित चिंतकों के नाम। प्रतिष्ठित चिंतकों के नाम लिखिए। एफ डब्ल्यू टेलर, यानी कि जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता माने जाते हैं। हेनरी फ्योल, जिन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए जानते हैं। मैक्स वेबर, जो ब्यूरोक्रेसी के जिन्होंने थ्योरी दी थी। आर दी मेन क्लासिकल थिंकर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रमुख प्रशासकीय प्रतिष्ठित चिंतक है। अब हम पहुंच गए हैं यूनिट थर्ड में, ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन क्या है? संगठन क्या होता है? जैसे लोगों का एक समूह होता है, ये कह सकते हैं, जिसमें सबकी अपनी अपनी पोजीशन डेजिग्नेशन डिसाइडेड होती है, काम डिसाइडेड होता है, हायरार्की डिसाइडेड होती है, अथॉरिटी डिसाइडेड होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड होती है, ताकि ये सारे मिलकर अपने जो गोल्स होते हैं, जो भी इनके गोल्स होते हैं, उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक डायरेक्शन में क्या कर सके, काम कर सके। इस पूरी एक्टिविटी को या इस पूरी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएटेड टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, यानी संगठन गतिविधियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की वह संरचित व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सामान्य यानी कि कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह होता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, उसे हम संगठन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज हायरार्की, पदानुक्रम क्या है? यानी कि टॉप लेवल में कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके अंडर कौन है। इस तरीके का जो फॉर्मल रिलेशन होता है एक अथॉरिटीज का, उसे हम हायरार्की कहते हैं, पदानुक्रम। हायरार्की रेफर्स टू द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ अथॉरिटी दैट एस्टैब्लिश सुपर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पदानुक्रम संगठन में अधिकारों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं, यानी कि कौन अधिकारी है और कौन अधीनस्थ है। जैसे ये अधिकारी हो गए बड़े लेवल के, फिर ये दूसरे लेवल के, और ये हो गए तीसरे लेवल के। तो ये अधिकारी हो गए जो टॉप लेवल के हैं, फिर इनके बाद ये है, तो ये इनका अधीनस्थ हो गया, और ये इसका अधीनस्थ हो गया, तो ये इसका अधिकारी है, ये इसका अधिकारी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की कहते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन में हमें पदानुक्रम को क्या करती है? दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अथॉरिटी, अधिकार को परिभाषित करो। तो अथॉरिटी क्या होती है? ये जो डेजिग्नेशन होता है, इस डेजिग्नेशन की जो पोस्ट होती है, यानी कि डेजिग्नेशन होता है, और इस डेजिग्नेशन से अलाइड जो राइट्स होते हैं, जो पावर होती है, पावर्स होती है, उन्हें हम अथॉरिटी कहते हैं, और अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल होती है। अथॉरिटी इज द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड टेक डिसीजंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि अधिकार है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आदेश देने और निर्णय लेने की क्या है? शक्ति है। यानी कि जैसे मान लो किसी को आपने कलेक्टर बनाया, कोई कलेक्टर है, तो कलेक्टर के पास जो पावर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं। जिस दिन वह कलेक्टर से रिटायर होगा उनमें वो अथॉरिटी नहीं होगी, दैट मीन्स वो कलेक्टर के डेजिग्नेशन के साथ क्या है? अलाइड है। नेक्स्ट है व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रत्यायोजन ये होता है, जैसे मान लो ये टॉप लेवल का अधिकारी है और ये यहाँ पे इसके नीचे अधीनस्थ है, सारी राइट पावर यहाँ पे है, तो इसने क्या किया, कुछ पावर यहाँ पे शिफ्ट कर दी कि यार सारे काम मेरे से मत कराओ, कुछ अपने लेवल पे देख लो, आपको ये पावर हम दे देते हैं, आप अपने हैंडल पे इसको देख लो इन चीज़ों को। तो ये जो पावर का शिफ्ट किया जाता है, यानी पावर दे दी जाती है, यानी क्योंकि इन्हें कोई ना कोई ड्यूटीज़ दी जाएगी, और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी देना क्या कहा जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
Delegation of authority means transfer of authority from a superior to a subordinate to perform specific duties, यानी कि अधिकारों का प्रत्यायोजन वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विशिष्ट कार्य हेतु अधीनस्थ को अधिकार सौंपने की क्या है, एक प्रक्रिया है। जैसे आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए तो लेकिन आपको साथ में ये भी पावर दे दिया जाए कि अगर कोई लेट आता है तो उसको आप क्या कर दो, अब्सेंट मार्क कर दो या फिर उस पे फाइन लगा दो। तो ये पावर किसके पास थी? टीचर के पास थी। टीचर ने किसको दे दी? क्लास मॉनिटर को दे दी। तो ये क्या कहा जाएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसको कह सकते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास क्या हो? स्टोर हो। यानी कि वह बाकी किसी को नहीं, पूरी पावर एक ही व्यक्ति यानी एक ही जगह क्या हो, स्टोरेज होती है या एक ही जगह सेंट्रलाइज़्ड होती है, उसे हम सेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासन में निर्णय निर्माण के अधिकार का उच्च स्तर पर क्या होना, संकेंद्रित होना। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो वहीं जो सेंट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा ना, यानी कि जब अपनी पावर्स का क्या कर दे, डेलीगेशन कर दे, अलग-अलग लेवल पे डेलीगेशन डेलीगेशन कर दे और डिसीजन मेकिंग अलग-अलग लेवल पे हो और टीम वर्क की तरह हो जाए काम, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासन के निचले स्तरों तक अधिकारों का व्यवस्थित वितरण करना। व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाइन संगठन, यानी लाइन संगठन नहीं बोलते इसको, रेखा संगठन बोलते हैं। रेखा संगठन क्या है, क्या होता है रेखा संगठन? यानी कि यहाँ पे मैं अभी तक जो आपको बता रहा हूँ, ये जो अथॉरिटी वाली चीज, इसे लाइन संगठन ही होता है। यानी सबसे ऊपर ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसको यानी कि ये संगठन का सबसे सरल और सिंपल स्ट्रक्चर है, इसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जब इसके बाजू में इधर एक इनके पास क्या हो, एक्सपर्ट हो एडवाइस करने के लिए, इनके पास भी क्या हो, एक-एक एक्सपर्ट हो, एक-एक, दो-दो जो भी एक्सपर्ट इनको मिल जाए, जो कि इनको एक्स्ट्रा एडवाइस वगैरह करता है। तो जब एक्सपर्ट भी इसके साथ अलाइड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि रेखा संगठन प्रत्यक्ष अधिकार और दायित्व या उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या है? समन्वय का मतलब होता है आपस में, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई व्यक्ति काम करते हैं, कई लेवल पे काम होता है, तो उनके कार्यों में, उनकी एक्टिविटीज में क्या होना, तालमेल होना, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि समन्वय विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों में तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिससे सामान्य लक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आ गए हैं हम 4th यूनिट में, जो कि रिलेटेड है आपके कार्मिक प्रशासन से, यानी कि पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन क्या है? यानी कि जैसे आप देखते हो ना कि सरकार की कोई भर्ती आती है, फिर उसमें एग्जाम वगैरह होती है, आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाती है, प्रमोशन होते हैं, इंक्रीमेंट लगते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, रेजिग्नेशन दिए जाते हैं, ये सारे काम जो कि भर्तियों से या कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, इसे हम पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। Personnel administration deals with management of public employees, including recruitment, training, promotion, discipline and welfare. कार्मिक प्रशासन सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें भर्ती का होना, प्रशिक्षण देना, पदोन्नति, पदावनति, अनुशासन, कल्याण आदि सारी बातें या सारे काम इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। वाई इज रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट, यानी भर्ती क्यों जरूरी है? भाई देखो, काम कौन करता है? काम तो व्यक्ति करेगा, आदमी करेगा। तो आदमी जब काम करेगा तो आदमी को हमें संगठन में लाना पड़ेगा, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई देखो, हमारे यहाँ पे ऐसी-ऐसी जगह पे जगह खाली है। तो हमें उसको उसको हम क्या बोलते हैं, भर्ती। भर्ती क्या होती है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करने का क्या है, एक नोटिफ़िकेशन होता है। ये होती है भर्ती, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। Recruitment is important because it determines the quality, efficiency and impartiality of public administration. भर्ती महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोक प्रशासन की गुणवत्ता, दक्षता और निष्पक्षता को निर्धारित करती है। जैसे मान लो पटवारी की भर्ती आई, ठीक है? तो उसमें एक उसका नोटिफ़िकेशन आता है, उसमें सारी चीज़ें होती है कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, अगर आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो ये होना चाहिए, आप ये कर रहे हो तो वो होना चाहिए, वो कर रहे हो तो वो होना चाहिए, हाइट इतनी, वेज जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उम्र वगैरह सब होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो नोटिफ़िकेशन लाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट का नाम दिया जाता है। फिर इसमें इसकी एग्ज़ाम वगैरह भी होती है। फिर आगे चल के इसमें स्क्रूटनी वगैरह होती है।
व्हाट इज़ ट्रेनिंग? प्रशिक्षण क्या है? अब पटवारी तो बना लिया हमने। अब पटवारी जैसे मान लो आप ही बन गए पटवारी, आप तो बीए पास हो और आपने एग्ज़ाम दी और आपका पटवारी में क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। अब आपको थोड़ी पता है पटवारी कैसे काम करता है, क्योंकि सरकार तो जीके के बेस पे पटवारी बनाती है। ये आपको जीके आता है, आपको पता है कि राजस्थान की कौन-सी बकरी सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो आप पटवारी तो बन ही जाओगे। तो अब पटवारी को काम भी तो करना पड़ेगा ना। यानी कि सरकार ने पर्सोनेल तो कर्मचारियों को भर्ती तो किया, लेकिन कर्मचारियों को काम नहीं आता, तो उसे क्या देनी पड़ती है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, यानी कि प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में सुधार करता है, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ती है। यानी कि जिस काम के लिए आपको रखा है, भर्ती किया है, उस काम के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग देना और टाइम टू टाइम आगे और भी आपको अपडेशन के साथ ट्रेंड करना, उसे हम ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपकी स्किल बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है और एम्प्लॉयी का एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण डेवलप होता है। व्हाट इज प्रमोशन? पदोन्नति क्या है? प्रमोशन मीन्स एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई टू ए हायर पोस्ट इन्वॉल्विंग ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड पे। पदोन्नति का अर्थ होता है पटवारी से फिर उसको और ज़्यादा ऊपर उसके इंक्रीमेंट लग के उसको नई पोस्ट पे ले जाना। तो इससे क्या होगा? जो नई पोस्ट उसको मिलेगी उससे उसका क्या होगा? अधिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा, उसके पास अधिकार आएँगे और वेतन भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, ताकि उच्च पद पर वह और भी ज़्यादा उन्नति कर सके, या यूँ कहें उच्च पद पर और उन्नत होता है। व्हाट इज डिसिप्लिन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन में अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंश्योरिंग ऑर्डरली बिहेवियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। यानी अनुशासन का अर्थ नियमों और विनियमों का पालन करना है, जिससे सुव्यवस्थित व्यवहार और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित हो सके। व्हाट इज मोरल? मनोबल क्या है? मोरल रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मनोबल कर्मचारियों का अपने कार्य और संगठन के प्रति मानसिक व भावनात्मक दृष्टिकोण होता है। यानी कि जैसे मान लो आप ही, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ पटवारी का ही मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप पटवारी बन गए तो आपका मोरल ये होता है कि आप मेंटली तौर पे और इमोशनल अपना एटीट्यूड, एक अच्छा एटीट्यूड रखें और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, ताकि काम के प्रति और संगठन के प्रति डेडिकेट हो। इसे हम क्या बोलते हैं? मोरल बोलते हैं, मनोबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मोटिवेशन? प्रेरणा, या इसको दूसरा नाम अभिप्रेरण भी कहते हैं। अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू वर्क विलिंगली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा और दक्षता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की क्या है? प्रक्रिया है, प्रोत्साहित करने की। यानी कि आप पटवारी बन गए, लेकिन आप वहां जाकर सिर्फ रीले देख रहे हो, काम कम कर रहे हो, आप सोच रहे हो सरकारी डिपार्टमेंट है तो ऐसा ही होता है। तो इन चीज़ों से कि आप सही ढंग से काम करो, इच्छा से काम करो, तो आपको एक एनकरेज किया जाता है, एक प्रोसेस होती है, काम होता है, कुछ भी वो एनकरेजमेंट के सम्मेलन होते हैं, सभाएँ होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, किसी भी तरीके से जो हथकंडे अपनाती है गवर्नमेंट, ताकि कर्मचारी अपने पूरे मोराल से क्या कर सके, काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट आर सिविल सर्विसेज? सिविल सेवाएँ क्या है? सिविल सर्विसेज आर द परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट असिस्टिंग द गवर्नमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। यानी कि सिविल सेवाएँ राज्य की स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो कि सरकार को प्रशासन और शासन में सहायता पहुँचाने का काम करती है। यानी कि जैसे मान लो हमारा पीएम, विधायक, सीएम, सरपंच, इनके थ्रू अपना क्या काम होता है? काम होता है। यानी कि इलेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे नेता बनाते हैं, अपने लीडर बनाते हैं, वो देश को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये तो चलते रहते हैं, हर 5 साल से इलेक्शन आएँगे, लोग बदलते रहेंगे, नेता आते रहेंगे, ना जाते रहेंगे, काम कैसे होगा? आचार संहिता लग गई, फिर वैसे कुछ अलग होता है। तो कहने का मतलब एक परमानेंट लाइन भी होनी चाहिए, जो कि काम को सँभाले हुए रखे। तो ये जो परमानेंट लाइन होती है इसके साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं? सिविल सर्विसेज बोलते हैं, जो कि परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है और यह सरकार को एक असिस्टिंग का काम करती है, उनको असिस्ट करने का काम करती है, ताकि सरकार अपना काम क्या कर सके? सही ढंग से परफ़ॉर्म करते रहे। तो ये थी अपनी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बातें। अब हम बढ़ गए हैं सेक्शन बी की ओर। इसमें हमने यूनिट वाइज़ आपके लिए 3-3, 4-4 क्वेश्चन रखे हैं एग्ज़ाम के लिए। दोनों ही लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, दोनों में हमने इसके आंसर आपके लिए रखे हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या करो। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक-ठाक ही रखे हैं। मॉडर्न स्टेट में लोक प्रशासन का क्या महत्व है? चर्चा करो। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक न्यू, हाँ, इसको अच्छे से रखना। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये अप्रोच को अब आपको बताना है।
दोनों ही अप्रोच अच्छी है, दोनों ही अप्रोच को आपको अच्छे से पढ़ना है, सोशल साइंस है, इसको समझाओ और इस तरीके से आप इसमें बी सेक्शन के यूनिट वाइज़ क्वेश्चन देखोगे और साथ ही में आप सी सेक्शन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में देख पाओगे। क्योंकि मैं सारे अब पढ़ के सुनाऊँगा तो ये क्लास बेवजह ही क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सी सेक्शन में भी हमने क्वेश्चन रखे हैं, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हैं जैसे एग्ज़ाम में के जाते हैं। आपको अगर इतना भी आप करके आते हो तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात करें कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे अब देखो एक माइनर पेपर है जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में चलता है, आप भी सेमेस्टर फर्स्ट में हो, ठीक है? अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो एज़ ए माइनर नहीं ले सकते, लेकिन जो आपका मेजर पेपर है, वही माइनर के तौर पे चलता है अदर सब्जेक्ट वालों के लिए, तो इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो मैं आपको यहाँ पर इसी बात के लिए ये कहूँगा कि इसकी जो वन शॉट क्लास अपलोड कर रखी है हमने, सेमेस्टर फर्स्ट के माइनर पेपर की और साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, इन दोनों क्लास को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये आपकी वन शॉट क्लास वाली भी क्या करेंगे, कमी को पूरा कर देंगे। सेपरेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा माइनर पेपर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है। दोनों ही क्लास को आपको देखना चाहिए, तो आपके पास 3 क्लास होगी और 3 क्लास से आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा और आपकी तैयारी को एक अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका दोनों का ही लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। नहीं भी मिले तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, आप यूट्यूब पे साफ लिखो, अपने पेपर का नाम लिखो और आगे करियर एडुनेस्ट लिख दो। सिंपल सी बात है, यूट्यूब आपको निकाल के दे देगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखता, जैसे आप अदर लोगों को देखते हो, रट्टा मार लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें उतनी ही लिखनी है जितनी आपके काम की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनर पेपर के हैं, पेपर का नाम लिख दिया, पेपर का नोमेनक्लेचर लिख दिया और सेमेस्टर का नाम लिख दिया। चीज़ें हम थंबनेल में इतनी ही लिखते हैं जितनी आपको काम की होती है, जिससे आपका अट्रैक्शन ये हो जाए कि मुझे मेरे लिए ये क्लास है या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर नहीं है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करो। आप उसी वीडियो पे क्लिक करो जो आपसे रिलेटिव है। अपना टाइम बचाओ, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो आपको अब बात करें इस पीडीएफ की जिसकी क्लास आप देख रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक एज़ यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो सेमेस्टर फर्स्ट वाले फ़ोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेजर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। तो ये थी अपनी आज की क्लास। बीए सेमेस्टर फर्स्ट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास थी। तो होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आपकी चीज़ें समझ में भी आई होगी और कॉन्फिडेंस लेवल तो डेफिनेटली आपका ऊपर हाई होगा। तो इसी बात पे आपको इस वीडियो को हाइप करना है, हाइप करोगे तो आप जैसे और बच्चों के पास भी ये क्लास अपने आप यूट्यूब पहुँचा देगा। सो कीप वॉचिंग, स्टे connected with your career readiness, keep studying, all the best for your examination, have a nice day, have a great time.